हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की जो ये हमारी क्लास है ये डू और डाई सीरीज़ की क्लास 3 है। ठीक है, सेकंड क्लास तक हमने आर्टिकल 80 तक कंप्लीट किया था। आज की हम क्लास में आर्टिकल 80 के आगे का यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। भाई कोई तो है जिन्होंने कमेंट किया था कि पूरे आर्टिकल्स कराओ। अगर मैं पूरे आर्टिकल्स कराऊंगी तो आप लोग सिर्फ आर्टिकल्स ही करते रह जाओगे और आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, है ना। तो मैं वो आर्टिकल्स करा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर आप लोगों से स्मार्ट वर्क चाहिए, ना कि हार्ड वर्क कि सारे आर्टिकल्स रटो, ये करो वो करो। मेरा ये काम नहीं है। मैं आपको सिर्फ ऑथेंटिक यहाँ पर आपको डेटा देना चाह रही हूँ जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। हाँ, अगर आपको ज़्यादा ही पॉलिटी मतलब कि आपको राजनीतिक विज्ञाता बनने की ज़रूरत है तो मैं आपको वो सारा करा दूँगी। क्लियर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को करने क्या, पढ़ाना ही तो मैं कर दूँगी पूरा। तो मैं चाहती हूँ कि भाई आप लोग का एग्ज़ाम निकले, टाइम कम है तो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आप लोग पढ़ते जाओ। ठीक है, चलिए तो आज हम अपनी क्या करते हैं, क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट डिमांड फर्स्ट क्वेश्चन की क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, वे कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, है ना। आपकी यूपी में कितनी सीटें हैं लोकसभा की, यहाँ कितनी है, 80 सीटें हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर राजस्थान की। तो राजस्थान में कितनी सीटें हैं, राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में आपके 48 लोकसभा की सीटें हैं, 80 सीटों के साथ। उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे है और 48 सीटों के साथ आपका जो महाराष्ट्र है ये सेकंड पोजीशन पे आता है। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम टॉप 5 क्या देखेंगे, टॉप 5 स्टेट देखेंगे। टॉप 5 स्टेट देखेंगे जिसमें क्या है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। वो कौन कौन से, देखो पहला फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है यूपी 80 सीटों के साथ। सेकंड पर कौन है, सेकंड पर आता है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, 48 सीटों के साथ। क्लियर। थर्ड पर आता है, थर्ड नंबर पर आता है आपका वेस्ट बंगाल 42 सीटों के साथ। फोर्थ पर आता है, फोर्थ पर क्या आएगा, फोर्थ पर आता है आपका बिहार। क्या आएगा, बिहार। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की। और फिफ्थ पर आता है आपका तमिलनाडु। क्या आएगा भाई, तमिलनाडु, यहाँ पर 39 सीटें हैं। क्लियर। देखो एक बार और फिर से देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। तो किस में भाई, आपके उत्तर प्रदेश में है। कितनी है, 80 सीटें हैं। ठीक है, राजस्थान में 25 हैं, गुजरात में 26 हैं और महाराष्ट्र में 48 हैं। क्लियर। अब हमने यहाँ पर बात की थी टॉप 5 स्टेट्स की। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, फर्स्ट पोजीशन पे है उत्तर प्रदेश, है ना, यूपी 80 सीटों के साथ। सेकंड पर है महाराष्ट्र 48 सीटों के साथ। थर्ड पर है वेस्ट बंगाल 42 सीटों के साथ। और फोर्थ पर क्या है आपका बिहार 40 सीटों के साथ। और फिफ्थ पर है तमिलनाडु 39 सीटों के साथ। क्लियर, इतना समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है कि लोकसभा में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में आयोजित किए गए थे। प्रथम आम चुनाव, ठीक है, तो ये कब किए गए थे, प्रथम आम चुनाव किए गए थे आपके 1951 से लेकर 1952 तक हुए थे। क्लियर। तो ये कब से कब तक हुए थे आपके, 25 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फेब 1952। क्लियर है ना। जब ये चुनाव हुए थे तो इसमें
बहुमत किसकी ओर गया था, किसका बहुमत ज़्यादा था? तो ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुमत ज़्यादा था, जिसके साथ ये क्या सुने जीत हासिल की थी। ठीक है, इस जीत के बाद आपके भारत के पहले, है ना, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? ये बने थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? चलिए, तो समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? किसमें पूछा गया है भाई? ये पूछा गया है आपके लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 543। ठीक है, क्या होगा? 543। क्लियर? समझ में आया? देखो, इसमें क्या होता है कि जो आपके 530 है ना, 530 सदस्य ये राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें जो 13 रहते हैं, 13 जो होते हैं वो किसका करते हैं? वो भाई आपके केंद्र शासित प्रदेश का, है ना, यूनियन टेरिटरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्लियर? पहले क्या था कि जो पहले ना राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के समुदाय के लिए 2 लोगों के अतिरिक्त क्या किया जाता था? स्थान दिया जाता था, उन्हें मनोनीत किया जाता था। क्लियर? समझ में आया? लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 के तहत क्या किया गया था? इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 2019 के तहत इसको क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। लेकिन अब सिर्फ कितने रह गए आपके? 543। क्लियर? तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है भाई? 543 होती है, जिसमें से आपके 530 राज्यों से रहते हैं और 13 आपके यूनियन टेरिटरी से रहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? किसका पूछ रहे हैं भाई? लोकसभा अध्यक्ष का, है ना, जो लोकसभा स्पीकर होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उनका क्या जो चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। आर्टिकल 93 के अकॉर्डिंग ये सारी प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्लियर? इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों की जांच करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर होगा रक्षा मंत्री। कौन करते हैं? रक्षा मंत्री करते हैं। कौन है रक्षा मंत्री? ये आपके राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, कौन है भाई? राजनाथ सिंह। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? देखो, ये वाई ग्रुप में पूछा गया, एयरफोर्स वाई ग्रुप में पूछा गया है। तो ये किसकी थी? ये आपके मोरारजी देसाई की थी। किसकी थी? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मोरारजी देसाई आपके क्या थे? सर्वाधिक आयु वाले प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने उस समय जब उनकी सर्वाधिक आयु थी तब उन्होंने पद ग्रहण किया था। ठीक है, कितनी वर्ष की आयु में? 81 ईयर की। ठीक है, 81 साल की आयु में वो क्या बने थे भाई? भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इसलिए बोलते हैं कि सक्सेस की कोई उम्र नहीं होती है ना, कभी भी मिल जाएगी। बट ये है कि हाँ, थोड़ा सा टाइम पर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि अटल बिहारी जी ने 71 ईयर की एज में 1996 में पहली बार क्या बने थे? भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है बीपी सिंह,
बीपी सिंह ने 58 की एज में क्या किया था, पद ग्रहण किया था। और चौधरी चरण सिंह ने 76 ईयर में ये क्या बने थे, 76 ईयर में ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, कितने किए जा सकते हैं? तो ये भाई 15% 15% शामिल किए जाते हैं। किसके? लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%। ठीक है, कितना प्रतिशत? सिर्फ और सिर्फ 15%। क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये किस आर्टिकल के तहत इसको जोड़ा गया था, है ना, किस आर्टिकल के तहत? तो ये आपका आर्टिकल 75 में। क्लियर। लोकसभा की संख्या का 15% क्या किया जाता है, मंत्री को शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय मंत्रियों में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है ना? पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। तो ये क्या होगा? ये होगा लोकसभा के कुल सदस्यों के 15%। कितने प्रतिशत? 15%। ये भी मैंने आपको बता ही दिया था। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन, मतलब कि दो ऑप्शन नहीं है, पर कोई नहीं, हमारा जो आंसर इसी में है। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपके प्रधानमंत्री को। किसको माना जाता है? प्रधानमंत्री। ऐसे समझो कि जो प्रधानमंत्री होते हैं एज अ फादर और राष्ट्रपति होते हैं एज अ ग्रैंडफादर। पूछा सब कुछ ग्रैंडफादर से ही जाता है, बट जो घर के सारे काम होते हैं, क्या कराना है क्या नहीं कराना है, किस तरीके से कराना, वो सारे आपके पापा डिसाइड करते हैं ना। पापा सिर्फ परमिशन लेंगे अपने दादाजी से या बाबा से, है ना, वो मतलब कि जो आपके पिताजी हैं वो बाबा से परमिशन लेंगे कि ऐसा सा कराना है। तो प्रधानमंत्री किससे? राष्ट्रपति से परमिशन लेते हैं, लेकिन करते सारा कुछ वही है। तो प्रमुख कौन होता है, कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो ये आपके प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु पूछी गई है ना। क्या पूछी गई है? न्यूनतम आयु पूछी गई है। तो कितनी होना चाहिए? 25 ईयर्स। यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो। किसका सदस्य है? अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि, और देखो साथ में कितने सारे यहाँ पे हमको डाटा कलेक्ट करने को मिल रहा है। 30 वर्ष है ना। राज्यसभा का नियम क्या है कि भाई 30 वर्ष की आयु होगी जब आप राज्यसभा में क्या कर पाओगे? ऐड हो पाओगे। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 वर्ष, यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष। क्लियर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे लिख देती हूँ साथ में। किसके लिए? लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी जो मिनिमम आयु वो कितनी होनी चाहिए? 25 होना चाहिए। और राज्यसभा की बात करेंगे हम यहाँ पर, राज्यसभा के, तो इसका मेंबर बनने के लिए आपकी एज कितनी होना चाहिए? मिनिमम 30 ईयर होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? जब ये क्या हुआ था, जब ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ये तब की बात हो रही है ना। ये जब मैं पढ़ा रही हूँ तब की बात नहीं हो रही है, ये जब की बात हो रही है जब ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो उस टाइम पर कौन थे भाई? उस टाइम पर थे आपके राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर। कौन थे? विश्वनाथ। यहाँ पे आर्य लिखा है, मैं इनका पूरा नाम यहाँ पर लिख देती हूँ। क्या है? राजेंद्र
राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। क्लियर? समझ में आया है ना? तो कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर है। ठीक है। अब यहाँ पर नाम दिया गया है पी सदाशिवम। क्या नाम दिया गया है? पी सदाशिवम। तो ये कब रहे थे? ये वहाँ के राज्यपाल रहे थे 2014 से 2019। ठीक है। और अभी वर्तमान में कौन है आपके? राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर। क्लियर? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है ना? क्वेश्चन है कि जो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो आपके गवर्नर से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 155 सॉरी गाइस, क्या है? आर्टिकल 155। ठीक है। यहाँ पे दिया गया है आर्टिकल 143। ये किसके लिए होता है? ये आपके राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श की शक्ति प्रदान करता है, उससे संबंधित है। ठीक है। किससे संबंधित है? शक्ति से संबंधित है। किसकी? राष्ट्रपति की। क्लियर? फिर यहाँ पर दिया गया है आर्टिकल 148 है ना? तो ये किससे संबंधित है आपके? ये आपके जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, जिससे बोला जाता है CAG। क्या बोला जाता है? CAG। आर्टिकल 148 CAG से संबंधित है। और यहाँ पर दिया गया है आर्टिकल 49 है ना? तो ये किसके? जो आपके CAG हैं उनकी कर्तव्य या फिर शक्ति से, CAG किससे? शक्तियों से संबंधित है। ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति क्षमादान की शक्ति किसे प्रदान की गई है? कौन वो है जो भाई क्या कर सकता है? क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये किसे की गई है? ऑप्शन डी, राज्यपाल को। किसे की गई है? गवर्नर को, है ना? देखो स्पेशली आर्टिकल देके पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है ना? कि पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है। किसे की गई है? तो ये आपके राज्यपाल को दी गई है ना? क्योंकि आर्टिकल 161 राज्यपाल से संबंधित है। क्लियर? अब यहाँ पर अगर राष्ट्रपति के लिए पूछेंगे तो कौन सा आर्टिकल आएगा? है ना? कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ये आपके आर्टिकल 27 के अंतर्गत आती है। ठीक है। और राज्यपाल की 161। क्लियर? 161। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं भाई कौन सा कथन सही है। दिया गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधान परिषद के लिए जवाबदेही होती है। ओके। फिर नेक्स्ट दिया गया है राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति जवाबदेही होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट थॉट क्या है? राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उपराष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही होती है। ठीक है। फिर दिया गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा, क्या होता है? विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। तो इसमें क्या पूछा गया है? सही। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कि जी हाँ, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य के राज्यपाल की कौन से राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का पात्रता मापदंड नहीं है? क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन से राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का पात्रता मापदंड
नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए अर्हता होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे मापदंडों के बारे में बात की गई है। तो ये आर्टिकल किसके अंतर्गत आते हैं? मैं यहाँ पर ऐसे करके लिख देती हूँ। ठीक है, ये आर्टिकल आपके 157 टू 158 के अंतर्गत आपके मापदंड के बारे में दिया गया है। ठीक है, क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री कौन रहे? वे कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं किस राज्य के कि जो सबसे लंबे समय के लिए कार्यरत रहे, कि बार बार वही मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पवन कुमार चामलिंग। क्या होगा? पवन कुमार चामलिंग। ठीक है, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे लंबे समय के लिए कार्यरत मुख्यमंत्री रहे हैं। ये कहाँ के रहे हैं भाई? ये आपके सिक्किम के रहे हैं। कहाँ के? सिक्किम के। ठीक है, क्लियर? कितने वर्ष के लिए रहे हैं? ये रहे हैं आपके 24 वर्षों के लिए, है ना। 24 वर्ष, सोचो 24 साल तक ये क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे हैं। लाइक 24 साल और कुछ दिन तो थे, मतलब कि 165 डेज अराउंड इनका कार्यकाल चला है। ठीक है, अब जब 24 साल तो कब से कब तक चला है, तो यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। इनका जो कार्यकाल चला है, ये मुख्यमंत्री के रूप में जो रहे हैं, तो ये आपके 12 दिसंबर 1994 से 26 मई 2019 तक। सोचो, कहाँ 94, कह सकते हैं कि कहाँ 94 से 2019 तक ही रहे हैं। 24 वर्ष बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, हाँ, इन्होंने पता है उससे पहले जो मुख्यमंत्री रहे थे ना, पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री रहे थे, जिनका नाम है क्या तो था, ज्योति वासु कुछ करके था। पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, मुझे उनका पूरा नाम तो याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, ज्योति वासु या ऐसे कुछ करके था। उनका रिकॉर्ड तोड़ा। वो कितने साल तक रहे थे? वो रहे थे 23 साल, है ना, 23 साल और 137 डेज तक रहे थे। और ये कितने साल रहे? ये 24 साल 165 डेज तक। तो इन्होंने ज्योति जी जो कि कहाँ के रहे? आपके पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे, उनका भी रिकॉर्ड तोड़ा था। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्टिकल 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या पूछा गया है? आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब कि कितनी सीटों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 500, है ना। 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? क्या है क्वेश्चन कि अक्टूबर 2020 के प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय क्या है? विधानमंडल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6। क्या होगा? ऑप्शन बी, 6। क्लियर? समझ आया कि नहीं भाई? बताए दो। अब हम उन 6 राज्यों को यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से हैं वह 6 राज्य। ठीक है, देखो, पहले है आपका आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। सेकंड बिहार, थर्ड कर्नाटक, फोर्थ महाराष्ट्र, फिफ्थ तेलंगाना एंड 6 उत्तर प्रदेश।
ये वो 6 राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल की जानकारी है या द्विसदनीय विधानमंडल है। क्लियर? इतना समझ में आया? हाँ, पहले क्या थे? पहले 7 थे, जिसमें 7वां कौन सा था आपका? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन 2019, हाँ 2019 में इसे क्या कर दिया गया था? केंद्र शासित के रूप में पुनर्गठन होने के बाद से यहाँ पर द्विसदनीय विधायिका थी, लेकिन इसे हटा दी गई थी। क्लियर? तो अभी वर्तमान में कितने हैं? आप सिर्फ इतना याद करो, कंफ्यूज मत होना। वर्तमान में कितने? 6। कौन कौन से? तो आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें क्या है भाई? विधानसभा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आपका दिल्ली। क्या है? दिल्ली, है ना। यहाँ पर क्या है भाई? आपके यहाँ पर आपके विधानसभा भी है, दिल्ली में है। और कहाँ है? दिल्ली के साथ ही साथ आपके पुडुचेरी में भी है। कहाँ पर है? पुडुचेरी। ये दोनों जगहों पर क्या है? आपके केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? कौन थी जो राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? ठीक है, कौन थी वो? तो ये थी आपकी सुचिता कृपलानी। क्या थी भाई? सुचिता कृपलानी, जो कि आपके उत्तर प्रदेश, कह सकते हैं यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने क्या ली थी? शपथ ली थी। मुख्यमंत्री की बागडोर इन्होंने संभाली थी। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर नाम आता है राजकुमारी अमृत कौर। किसका नाम आता है? राजकुमारी अमृत कौर। ये क्या थी? ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री थी। पहली महिला कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री रही हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर नाम दिया गया है विजय लक्ष्मी पंडित। क्या नाम दिया गया है? विजय लक्ष्मी पंडित। तो विजय लक्ष्मी पंडित कौन? ये आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष रही थी, है ना। किसकी? ये आपके यूएन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष, किसकी? ये रही हैं आपकी संयुक्त राष्ट्र महासभा की। क्लियर? यहाँ पे लिख देती हूँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, महासभा की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। फिर यहाँ पर नाम आता है सरोजनी नायडू। किसका नाम आता है? सरोजनी नायडू का। तो ये आपके भाई यूपी की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। यूपी की पहली महिला राज्यपाल। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था कि राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो आपके सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की रही हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री, वह कौन से मुख्यमंत्री हैं जो पहले मंदिर के पुजारी भी रहे थे या पहले ही रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से वे कौन से पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जो पहले मंदिर के क्या रहे थे? पुजारी रहे थे। ये तो सभी को पता है भाई, कौन थे? ये आपके योगी आदित्यनाथ जी थे। कौन? योगी आदित्यनाथ पहले क्या थे? किसी मंदिर के क्या थे? पुजारी थे। और वह कौन सा मंदिर था? वह मंदिर था गोरखनाथ मठ, है ना। ऐसा गोरखनाथ मठ जो मंदिर है वहाँ के पुजारी रहे हैं। ठीक है, पुजारी रहे हैं, कह सकते हैं कि वहाँ के क्या मुख्य पुजारी, जिन्हें बोलते हैं महंत रहे, मठ के महंत रहे। किस मठ के? गोरखनाथ मठ के। गोरखनाथ मठ के
क्या रहे हैं, महंत रहे हैं, ठीक है, या मुख्य पुजारी, मुख्य पुजारी, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? किसके बारे में पूछा गया है भाई यहाँ पर? द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है कि विधायकों को दो अलग अलग विधानसभाओं में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या बांटा जाता है ना। जो विधायकों को दो अलग अलग किसमें, विधानसभाओं में बांटा जाता है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर हम द्विसदनी का अर्थ समझेंगे कि द्विसदनीयता से क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि एक विधायकी निकाय, एक विधायक जिसे क्या किया जाता है, दो अलग अलग सदनों या कक्षों के सदन को दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपका निचला सदन समझ लीजिए आप विधानसभा, और उच्च सदन समझिए आप विधान परिषद, ऐसे, क्लियर। तो दो विधायकों को अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच नहीं है? ठीक है, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा कथन सच नहीं है? नहीं है पूछा गया, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो देखो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र के राष्ट्रपति पद के समरूप होता है। ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक। अब हम और ऑप्शन देख लेते हैं भाई, कि राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है। हाँ जी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर है मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। हाँ जी, ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर क्या दिया गया है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। हाँ जी, अगर उसके पास जब तक विधानसभा में बहुमत प्राप्त है तो उसे निष्कासित नहीं किया जाएगा। इसमें से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट गलत था, जो है राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र के राष्ट्रपति पद के समरूप होता है। ये क्या है? स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु? अगर आपको भारत के किसी भी राज्य का क्या बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, तो आपकी मिनिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? मतलब कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनका रिटायरमेंट किस वर्ष, किस आयु में होता है? तो ये होता है आपके 65 में। किस में होता है? 65 में। अब यहाँ पर दिया गया कि मुख्यमंत्री की सेवानिवृत्ति से बात है, तो ये आपके किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा आपके आर्टिकल 124(2), है ना। 124 के 2 जो आर्टिकल है उसमें न्यायाधीश से संबंधित उनकी रिटायरमेंट के बारे में बात की गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात की गई थी, बात किसकी की गई थी? सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं ये कितने 65 ईयर में रिटायर होते हैं। अब हम बात करेंगे हाई कोर्ट के, किसकी? हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो कब रिटायर होते हैं? तो वो 62 ईयर या 62 साल में क्या होते हैं भाई? रिटायर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला और सत्र न्यायाधीश डैश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करता है ना। जो जिला और सत्र न्यायाधीश होते हैं ये किसके अधीन नियंत्रण कार्य करते हैं? तो ये आपके राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। कौन? आपके जिला और सत्र न्यायालय। किसके नीचे या किसके अधीन कार्य करेंगे? ये आपके राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? है ना, सिंपल सा है कि रंजन गोगोई से पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे आपके दीपक मिश्रा। कौन थे भाई?
दीपक मिश्रा जी आपके रंजन गोगोई से पहले के क्या रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है ना। तो इनका कार्यकाल ये कौन से नंबर के थे, देखो पहले तो मैं यहाँ पर दीपक जी की बात कर लेते हैं। जो दीपक मिश्रा जी हैं ये आपके 45वें नंबर के क्या रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश रहे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक का रहा है, 28 अगस्त 2017 से 2 अक्टूबर 2018 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, क्लियर। फिर रंजन गोगोई आए, है ना। कौन आए, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। ये कौन से नंबर के रहे हैं, ये रहे हैं आपके 46 नंबर के। कौन से, 46 नंबर के। इनका जो कार्यकाल जो रहा था ये कब से स्टार्ट हुआ था, जिनका कार्यकाल था ये 3 अक्टूबर, है ना। हाँ, जहाँ तक मुझे याद है शायद 3 अक्टूबर से 2018 तक रहा था। उसके बाद ही फिर कौन आए थे, इनके बाद फिर कौन आए थे वो अभी मुझे फ़िलहाल याद नहीं है। तो क्वेश्चन था कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से पहले, तो उनके पहले कौन थे, दीपक मिश्रा थे। दीपक मिश्रा के जस्ट बाद रंजन गोगोई आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श क्या है, या आदर्श वाक्य क्या है ना। किसके बारे में पूछा है, जो आपका उच्चतम न्यायालय है इसका आदर्श वाक्य क्या है, सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य क्या है। तो ये है आपका ऑप्शन डी, यतो धर्मस्थो जय। क्या है, यतो धर्मस्थो जय। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ इसका मीन भी क्या है, इसका जो अनुवाद या बोल सकते हैं जो इसका अर्थ होता है वो क्या होता है, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। ये तो संस्कृत में दिया है, माफ़ करिएगा, ये संस्कृत में दिया गया है। इसका जो हिंदी अनुवाद है वो क्या होगा, वो होगा जहाँ धर्म है, धर्म या बोल सकते हैं जहाँ पर सदाचार है। क्या है, जहाँ पर सदाचार है वहाँ क्या होगी, वहाँ विजय है, विजय है। ठीक है, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। क्लियर। चलिए हाँ, अब हम यहाँ पर आदर्श वाक्यों के बारे में ज़रा बात हो रही है तो हम देख लेंगे कि जो हमारे भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य क्या है, ये है आपका सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है मुंडकोप उपनिषद से। किससे, मुंडकोप उपनिषद, उपनिषद से लिया गया है। क्लियर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आपकी LIC होती है ना, क्या होती है, LIC, इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, वो है योग्य क्षेम वहाँ मया। क्या है, योग्य क्षेम, योग्य क्षेमा, एक सेकंड भाई, थोड़ा सा संस्कृत है ना तो हमें बोलने में उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आ रहा है, बाकी हम लिख तो बिल्कुल सही रहे हैं क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस की थी इस चीज़ पर। ठीक है, योग क्षेम वहाँ मयावहम, ये क्या है आपके LIC का जो है क्या है, आदर्श वाक्य है। और ये कहाँ से लिया गया था, ये लिया गया है आपके भगवत गीता से। कहाँ से, भगवत गीता से। क्लियर। देखो पढ़ाई के साथ साथ ना आपको आपके धार्मिक चीज़ों के बारे में भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई आपको उल्लू ना बना पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी।
मेरे को कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, क्योंकि भाई मैं ना बहुत मेहनत से ला रही हूँ ये वाले क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन छांट कर ला रही हूँ, है ना। तो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछी गई हैं। तो ये कौन थी? एम फातिमा बीवी। कौन थी? एम फातिमा बीवी। ठीक है, क्लियर। ये कब बनी थी? ये बनी थी आपकी 1989 में। कब बनी थी? 1989 में। ठीक है, यहाँ पर नाम दिया गया है इंदिरा बनर्जी। किसका नाम दिया गया है? इंदिरा बनर्जी। यह सर्वोच्च न्यायालय की, है ना, किसकी? ये सर्वोच्च न्यायालय की 8 नंबर की क्या रही हैं? न्यायाधीश रही हैं, है ना। 8 नंबर की महिला न्यायाधीश रही हैं। इनका कार्यकाल कब से था? 2018 से 2022 तक। ठीक है, फिर यहाँ पर नाम दिया गया है आर भानुमति। ये 6 नंबर की रही हैं, ये 6 नंबर की महिला न्यायाधीश रही हैं। फिर यहाँ पर एक और नाम आता है सुजाता बी मनोहर। ठीक है, ये 2nd नंबर की रही हैं। ये क्या रही है? यह सुप्रीम कोर्ट में दूसरी महिला जज रही हैं। 2nd नंबर की महिला जज रही हैं 1994। ये फर्स्ट है, ये 2nd है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाई थोड़ा सा ना, अगर बोलने में कभी या लिखने में कभी गलती हो जाए तो थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस यूज़ करके उस चीज़ को समझ लिया करो कि एक्चुअली मैम लिखना क्या चाह रही थी, है ना। क्योंकि भाई मैं भी इंसान ही हूँ, थोड़ी बहुत तो गलतियाँ हो ही जाती हैं, है ना। रोबोट तो नहीं बनना है मुझे, अगर कोई बनाएगा तो भी ना बनूँ मैं, है ना। थोड़ा सा ह्यूमन हूँ तो एरर हो जाता है। ठीक है, हाँ, अगर मेरे से कोई चीज़ गलत हो जाती है या मैंने कोई आंसर गलत बता दिया या कभी कुछ ऐसा गलत बता दिया, और मैं बाद में, ऐसा नहीं कि मैं अपनी वीडियोस भी ना बाद में देखती हूँ, है ना। क्या करती हूँ मैं? बाद में अपनी खुद की वीडियो देखती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि नहीं मैंने ये चीज़ गलत टिक कर दी है या इसका आंसर गलत बता दिया है, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में क्या कर देती हूँ, उस चीज़ को पिन कर देती हूँ। क्या कर देती हूँ? उस कमेंट करके पिन कर देती हूँ, भाई इसका आंसर ये है। ठीक है, अगर मैं नहीं कर पाती तो आपके जो संदीप सर हैं वो कमेंट करके, या मैं उनको बोल देती हूँ सर ऐसा ऐसा हो गया है, तो आप प्लीज़ जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको राइट आंसर करके बता दें या उस कमेंट को पिन कर दें, ताकि वो सबसे ऊपर आपको दिखे कि भाई ये था, इसका आंसर ये रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु भारत के संविधान के अनुच्छेद 343V में निर्धारित की गई है। मतलब कि क्या होनी चाहिए आपकी नगर पालिका सदस्य बनने में जो आयु है वो क्या होना चाहिए? तो ये आपकी 21 होनी चाहिए। कितने वर्ष? एटलीस्ट आपको 21 ईयर का होना चाहिए, तभी आप नगर पालिका के मेंबर बन पाएंगे। ठीक है, और ये किस आर्टिकल में दिया है? तो ये आपके 243(5) में मेंशन किया गया है। अगर आप 21 ईयर कंप्लीट करते हैं तभी आप क्या बनेंगे? नगर पालिका के सदस्य बनेंगे। ठीक है, चलिए, हाँ, और इस क्लास की पीडीएफ ना आपको, जिसकी पीडीएफ है ये कहाँ मिलेगी? ये आपको इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर के जो हमारे सर हैं उनके टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और जिन्होंने भाई टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है ना, इसमें उसकी लिंक डली है, आप जाएं वहाँ पे टैप करें और आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो आपके राज्य चुनाव आयुक्त हैं इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? तो वो आपके भाई राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत के मुख्य न्याय आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? किसके बारे में पूछा गया है? एक तो पूछा गया है आयुक्त, और दूसरा पूछा गया है चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? आयुक्त की और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? ठीक है, एक और बार मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, किसके बारे में पूछा गया है? मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये आपके भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं भाई? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, है ना। ये हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल, या जिसे कह सकते हैं अनुच्छेद 324 सेकंड में
इसके बारे में दिया गया है। किसके बारे में? आपके मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में और उनके चुनाव आयुक्तों के प्रतिनिधित्व के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। और जो इनका कार्यकाल होता है या जो इनका वर्क टाइम होता है वो कितना होता है भाई? कार्यकाल जो होता है इनका 6 वर्ष या फिर 65 ईयर की आयु, जो भी पहले हो जाए। अगर वो 6 वर्ष के 6 साल उन्होंने कार्य कर लिया तो भी उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। अगर वो 65 ईयर के हो गए हैं तो भी क्या होगा? उनका जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या है? ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सही है ना? इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, वोटिंग मशीन। ठीक है, क्लियर? ई से इलेक्ट्रॉनिक, वी से वोटिंग और एम से मशीन। इतना समझ में आया आप सभी को? चलिए अब इसका हम थोड़ा सा अदर फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं? मोर इन्फॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए तो ईवीएम का जो पूर्ण रूप, यार आज माफ़ करना, थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ, तो टंग मेरी प्रॉब्लम कर रही है, मेरी कोई गलती नहीं है उसमें। ठीक है, पूछा गया है कि ईवीएम वोटिंग मशीन का यूज़ सबसे पहले कहाँ किया गया था। तो पहले तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जो आपकी ईवीएम होती है ना, ये मुख्य रूप से 3 भाग से मिलकर बनी होती है। ईवीएम, थोड़ा सा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज ले लो कहने को, किससे बनी होती है? 3 भागों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट होती है आपकी, पहली जो होती है वो होती है फर्स्ट, क्या होती है? बेल्ट यूनिट या बोलेंगे ब्लूटिंग यूनिट। क्या होती है? ब्लूटिंग यूनिट। ठीक है, सेकंड क्या होती है? सेकंड होती है आपकी कंट्रोल यूनिट। क्या होती है? कंट्रोल यूनिट। और जो आपकी थर्ड होती है ये क्या होती है? इसको बोलते हैं VVPAT। क्या बोलते हैं? VVPAT। ठीक है, क्या होती है? VVPAT, वोटर वेरीफायर पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, ये क्या होता है? ये 7 सेकंड के अंदर जो ये होती है ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड के अंदर मतदान की क्या दिखाती है? पर्ची दिखाती है। क्या दिखाती है? पर्ची दिखाती है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे आ गया है वो क्वेश्चन जो मैं आपको उसमें बताने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का यूज़ सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? तो ये किस में हुआ था? आपके केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई ईवीएम का सबसे पहला यूज़? ये आपके केरल में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में। कब हुआ था? 1982 में। किस चुनाव के अधीन ये हुआ था? विधानसभा के चुनाव के अंतर्गत ईवीएम का यूज़ किया गया था। किस चुनाव के अंतर्गत? विधानसभा के चुनाव के अंतर्गत आपके जो 50 केंद्रों पर क्या रखी थी? ईवीएम मशीन रखी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार किस राज्य में, ये तो यही है, किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल किया गया था? केरल में। नेक्स्ट है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2000, एक सेकेंड गाइस मेरा माइक गिर गया। क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन के अनुसार 2020 तक भारत मतदान करने हेतु आयु, जो न्यूनतम आयु है वो कितनी थी भाई? 2020 के अकॉर्डिंग पूछी गई है। तो ये थे आपके 18 वर्ष। कितने वर्ष? 18 वर्ष। क्लियर? इतना समझ में आई होप आप लोगों को आ जाएगा जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल देखेंगे कि जो आपके संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 61 1988 के तहत, जो इस अधिनियम के तहत क्या, जो मतदान की आयु पहले क्या थी? 21 थी, है ना।
21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी, 18 कर दी गई। ठीक है, और ये लागू कब से हुआ था, ये आपके 1989 से इसको लागू किया गया था, है ना। तो आपके जो वोट करने की न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18। तो किसके साथ, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, 1988। क्या होगा इसका राइट आंसर, 1988। फिर सेकंड क्वेश्चन है, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये थे आपके ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है सुकुमार सेन जी। कौन थे, सुकुमार सेन। ये आपके भारत के पहले क्या रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। ठीक है, जो इनका कार्यकाल कितने से कितने समय के बीच रहा है, तो ये है 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। किसके बारे में पूछा गया है, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 1950। कब, 1950 में आपके योजना आयोग का गठन किया गया था। क्लियर, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन 2015 को भारतीय योजना आयोग के नीति आयोग का गठन 2015 को भारतीय योजना आयोग का स्थान समाप्त करके किया गया था, है ना। कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग का जब गठन किया गया था, ये कब किया गया था, ये आपका 1 जनवरी, कब किया गया था, 1 जनवरी को किया गया था। क्लियर, नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष, वो कौन होते हैं, आपके प्रधानमंत्री होते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं भाई, आपके प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। इसका हेडक्वार्टर या इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपकी नई दिल्ली में है। कहाँ है भाई, नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था। क्या है क्वेश्चन, कि भारत को केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 2014। कब किया गया था, 2014 में किया गया था आपका केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को भंग। ठीक है, डेट भी देख लो भाई साथ में, तो ये है आपकी 15 अगस्त 2014। ठीक है, कब किया गया था, 15 अगस्त 2014। इसके स्थान पर फिर कब, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की क्या होती है, शुरुआत होती है, या इसके स्थान पर नीति आयोग को लाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष किसके, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष। तो ये आप सभी को पता है भाई कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी रहे हैं ना, जिनका पूरा नाम क्या है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्या है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर नाम दिया गया है अरविंद पनगड़िया। तो ये क्या रहे हैं, ये पहले क्या रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं, है ना, फर्स्ट उपाध्यक्ष या प्रथम उपाध्यक्ष। क्लियर। फिर यहाँ पर नाम दिया गया है, नाम तो नहीं दिया गया है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि इसके प्रथम सीईओ, क्या सीईओ कौन रहे, ये रहे सिंधु श्री खुल्लर।
कौन रहे भाई आपके नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन रहे थे? तो ये रहे थे सिंधु श्री खुल्लर, खुल्लर या खुल्लर ही है, हाँ खुल्लर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, अभी मैंने आपको बताया था कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, इसमें बता चुकी क्या मैं आपको? नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रथम नहीं पूछा गया, इसमें नीति आयोग का उपाध्यक्ष पूछा गया, तो कौन? राजीव कुमार। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ये हम देखेंगे कि नीति आयोग के बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। चलो देखते हैं। ये तो अलग से ही दिख रहा है कि इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 2016 को की गई थी। नहीं, इसकी जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को की गई थी। हमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा UNDP ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किस वर्ष शुरू किया गया? किसके बारे में पूछा गया है? यहाँ पर नीति आयोग द्वारा UNDP ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया अवार्ड किस वर्ष से शुरू किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है 2016 से। कब किए गए थे? 2016 से शुरू किए गए थे। ठीक है, क्लियर? कब से शुरू किए गए थे भाई? 2016 से शुरू किए गए थे, है ना। चलो, ये आज आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद NDC के अध्यक्ष कौन होते हैं? वे कौन होते हैं जो आपके NDC के अध्यक्ष रहते हैं? ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं भाई? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर हम इसका हिंदी में तो फुल फॉर्म दिया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, इंग्लिश में भी देख लो क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या होता है? नेशनल, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, कोई बुराई नहीं करेगा, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, क्लियर? बहुत सुंदर राइटिंग है मेरी, सब लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में है? ये जब मैंने आपको नीति आयोग के बारे में ही फर्स्ट क्वेश्चन आया था तभी मैंने आपको इसका क्या बता दिया था? हेडक्वार्टर बता दिया था। ये आपकी नई दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ पर है भाई? नई दिल्ली में है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2015 से, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। क्लियर? और जो इसके हेड होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर? समझ में आ जाएगा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ऐसे ही पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। टेंशन मत लो बच्चों, आराम से करो, बहुत अच्छे से चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। मैं आपको इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में मस्ती मजाक कर देती हूँ क्योंकि ना मैं ज़्यादा तो नहीं करती हूँ, बहुत ही कम करती हूँ, जिससे आप लोग का मूड फ्रेश रहे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाती हूँ, है ना, कि हाँ क्वेश्चन किया, उसका ऑब्जेक्टिव देखे, टिक किया और थोड़ी सी डिटेल बता दी। मैं ज़्यादा ना बातें नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा जोक मार देती हूँ कि भाई मेरा भी मूड फ्रेश रहे और आप लोगों का भी। अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने, जिसको पीना है वो खुद बनाए और खुद पी ले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।